मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग रिवीजन में अब न्यू चैप्टर में आ रहे हैं और सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल तथा पोषण। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, nutritive and non-nutritive components of diet, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myth, sports nutrition and its effect on performance, fluid and meal intake pre, during and post competition, next food supplement for children। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को बतानी है, आप लोगों को समझाना है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले हम आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता दें कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है खेलने के लिए। और अगर उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो कभी एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा एथलीट नहीं बन सकता। एक अच्छा एथलीट बनने के लिए उसको बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, विटामिन्स सब कुछ लेना पड़ता है और उसकी एक मात्रा निर्धारित होती है और उस मात्रा में उसको लेना पड़ता है। तो नो डाउट दैट एवरीवन वांट्स टू रिमेन फिट एंड हेल्थी। Food and nutrition play a very vital role in our growth and development. These are helpful for maintaining good health. The requirement of nutrition is essential for every individual, but it is indispensable for the individuals who actively participates in games and sports. With the help of appropriate nutrition, sports person can enhance their performance. Even some supplements are also essential to provide proper nutrition to sports person. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति हष्ट पुष्ट व स्वस्थ रखना चाहता है। न्यूट्रिशन और उसका जो फूड है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलप के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लाइफ के लिए, हमारे एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। यह हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। वैसे तो न्यूट्रिशन की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन के लिए तो ये और भी अधिक नेसेसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और उचित न्यूट्रिशन की सहायता से स्पोर्ट्स पर्सन अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको उनका उचित न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो क्या है वो, तो हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो nutrients. A balanced diet refers to the intake of edibles which can provide all the essential food constituents necessary for growth and maintenance of the body. Indefinite amount in which they are required by the body. A balanced diet means eating the right amount of foods from all food groups. Balanced diet. What is balanced diet? एक संतुलित आहार या फूड का जो संबंध उन फूड सप्लीमेंट से है, उनको लेने से है, ग्रहण करने से है जो हमारी बॉडी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी रख रखाव करने के लिए एक निश्चित मात्रा में सभी आवश्यक जितने भी तत्व होते हैं
बॉडी को उनकी नीड के हिसाब से, बॉडी के नीड के हिसाब से वो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन उसकी पूर्ति करते हैं। तो बैलेंस डाइट का अर्थ है भोजन के सभी समूहों से भोजन की उचित मात्रा लेना। तो मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, every individual in this world wants to lead a healthy life. Food is the main basis for maintaining health, so the knowledge of food and nutrition is essential for every individual. Generally, food and nutrition are considered synonyms with one another, when actually it is not so. In fact, food comprises all those substances that human beings consume for their survival. Food is a mixture of various substances which are essential for life, whereas nutrition is dynamic process which comprises consumption of food to remain healthy. In fact, nutrition is essentially the process of nourishing or being nourished, the processes by which a living organism assimilates food and uses it for growth and replacement of tissues is called nutrition. संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक स्तर जैसा भी हो, उनके स्वास्थ्य का मुख्य आहार फूड होता है, भोजन होता है। अतः भोजन एवं न्यूट्रिशन का जो नॉलेज होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली हम देखते हैं कि फूड एवं पोषण को एक दूसरे का पर्याय समझा जाता है, जबकि ऐसा सोचना अनुचित है। वास्तव में भोजन का अर्थ फूड का जो मीनिंग ऑफ फूड है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका सभी पदार्थों से होता है जिसका उपयोग करके, उपभोग करके ह्यूमन बीइंग्स जीवित रह सकता है। भोजन या जो भोजन है, आहार जिसे हम कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप खाद्य पदार्थों का एक मिश्रण होता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब न्यूट्रिशन एक गतिशील प्रक्रिया होती है, जो चलने वाली प्रक्रिया होती है, गतिशील होती है, जिसमें फूड या भोजन के उपभोग से शरीर को हेल्दी बनाया जाता है। वास्तव में पोषण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी भोजन को पचा लेता है तथा उसको टिश्यूज़ की वृद्धि या इंक्रीज करना, रिप्लेसमेंट के लिए करता है। जो हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ बनते हैं उनको स्थापन करने के लिए, प्रतिस्थापन करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए करता है। न्यूट्रिशन फूड के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका संबंध स्वास्थ्य से है, और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन भोजन का एक विज्ञान है जो उस प्रक्रिया से संबंधित है जो हमें ये बताती है कि भोजन कैसे पचता है, पोषक तत्व कैसे अवशोषित होते हैं, वह टिश्यूज़ द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कैसे वितरित होते हैं तथा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे जाते हैं, ये हमको बताता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, Micronutrients constitute the majority of individual diet, hence it can be said that they are taken in large amounts. They supply energy and are needed for growth and maintenance of the body. They include carbohydrate, protein, fats and water. The explanation of these micronutrients is given here. तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़े लार्ज में होते हैं, बड़े में होते हैं। ये ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं
जो किसी व्यक्ति के फूड का मुख्य भाग होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ये अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, ये एनर्जी देते हैं हमें, ये हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए जो शरीर में जो ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे या हम कह सकते हैं कि शरीर की मरम्मत कार्य करने के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वाटर भी शामिल है। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो तत्व होते हैं हम नीचे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम carbo means that they contain carbo. The second part of the name hydr means that they contain hydrogen. The third part of the name ate means that they contain oxygen. In all carbohydrates, the ratio of hydrogen atoms to oxygen atoms is 2 के अनुपात में 1, just like water etc. H2O. Carbohydrates are actually the organic compounds that are important for different digestive operations in our body. There are lots of differences between carbohydrates and the other element important for nutrition such as proteins and fats. Generally it's seen that a diet rich in carbohydrates need less amount of water in comparison to diet rich in protein and fats. There are 2 main types of carbohydrates: simple carbohydrates and complex carbohydrates. Glucose, fructose, galactose, sucrose, maltose and lactose are called simple carbohydrates. These carbohydrates are soluble in water. These are crystalline. These are sweet in take and are called sugar. Starch, dextrine, glycogen and cellulose are called complex carbohydrates or polysaccharides. These are not, and cellulose are called complex carbohydrates or polysaccharides. The main difference between the types of carbohydrate is actually the difference between their chemical compositions. Simple carbohydrates have smaller chain of chemical composition in comparison to the complex ones. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं, स्रोत होते हैं। उनमें कार्बो, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व जो होते हैं उनके नाम के आगे कार्बो लगा होता है। और कार्बो का अर्थ होता है, उसकी मीनिंग होती है कि उसमें कार्बन होता है। नाम के दूसरे भाग हाइड्रे का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन होता है। और नाम का जो उसका तीसरा पार्ट है उसमें ऐट लगा हुआ है, तो ऐट का मतलब होता है ऑक्सीजन होता है। यानी कि सभी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन के एटम्स व ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2 और 1 होता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी, तो कार्बोहाइड्रेट वास्तव में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के पाचन क्रियाओं के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तथा न्यूट्रिशन के लिए इम्पोर्टेंट अन्य जो जैसे हैं प्रोटीन एंड फैट्स में आपस में काफ़ी डिफरेंस होता है, भिन्नताएं होती हैं। जनरली यह देखा जाता है कि आहार में कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन व वसा की तुलना में पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स व थोड़ा सा हार्ड कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज
सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज आदि को हम जनरली कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पानी में सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये रवेदार होते हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है। ये इस मीठे होते हैं, इनको शुगर भी कहा जाता है। स्टार्च, डेक्सटिनेज, ग्लाइकोजन व सेलुलोज को हम थोड़ा सा कठिन कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स हम कह सकते हैं। इनका स्वाद मीठा नहीं होता, ये पानी में घुलने वाले नहीं होते हैं, ये रवेदार भी नहीं होते हैं, ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जितने टाइप्स हैं उनमें अंतर है, वास्तव में उनके कुछ केमिकल कंपोजिशन के कारण होता है। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को जो केमिकल संयोजन होते हैं या संरचना होते हैं, जो उनकी चेन होती है बहुत ही जटिल होती है, हार्ड होती है। कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक या केमिकल संयोजनों की चेन की अपेक्षा थोड़ा सा छोटी होती है। इसी प्रकार है प्रोटीन। Proteins contain carbo, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur. Proteins are very large molecules, so they cannot be directly absorbed into our blood. So they are turned into amino acid by our digestive system. These are 23 amino acids. Out of these 9 amino acids must be available in the diet. These amino acids are used by the body to create blood, muscles, nails, skins, hair and tissues in internal organs. Proteins form new tissues, repair the broken tissues, regulate balance of water and acids, transport oxygen and nutrients and make antibodies. Excessive use of proteins in diet, especially animal proteins, can result in heart diseases, osteoporosis, stroke and kidney stone. Body require also 0.36 gram of proteins per pound of the ideal body weight. If proteins are not taken in appropriate amount in diet, then we may suffer from deficiency diseases. Marasmus and Kwashiorkor are protein deficiency diseases in children. प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभी सल्फ़र नामक जो तत्व होते हैं उनसे बनी होती है। प्रोटीन के जो एटम्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ब्लड में नहीं मिल पाते, अतः वे हमारे जो पाचन सिस्टम होता है उसकी क्रिया के द्वारा अमीनो एसिड में चेंज कर दिए जाते हैं। ये 23 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें 9 अमीनो एसिड्स फूड में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। इन अमीनो एसिड्स का जो यूज होता है बॉडी में, और बॉडी के जो ब्लड होता है, हमारे मसल्स होते हैं, नेल्स होते हैं, स्किन्स होती हैं, हेयर्स होते हैं और उसके जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। प्रोटीन नए टिश्यूज़ को भी बनाती है और टूटे हुए टिश्यूज़ को उनको करेक्ट भी करती है, उनकी मरम्मत भी करती है। वाटर तथा एसिड्स के जो संतुलन को नियमित बनाते हैं। ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनको अपने कोशिकाओं तक भी पहुंचाने का काम करती है। एंटीबॉडीज़ बनाती है। फूड में प्रोटीन के जो अत्यधिक प्रयोग से, विशेष रूप से जो एनिमल्स प्रोटीन के प्रयोग में जो उसका रिजल्ट आया है, हार्ट डिसीज़, ऑस्टियोपोरोसिस और स्ट्रोक व किडनी स्टोन हो सकती है। बॉडी को एक आइडियल वेट के प्रति पाउंड के हिसाब से हम केवल 0.36 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि हम फूड में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं ली जाती है तो
बच्चों में इनकी कमी से होने वाले कुछ ऐसे रोग हैं जैसे मरासमस तथा क्वाशियरकर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 and 12 respectively. Fats are necessary for many body functions. Fats keep us warm and protect our organs. Fats also help in the production of hormones. Fats can be classified according to their structure. Different types of fats have different characteristics and they react in different ways inside the body. There are 3 different group of fats in diet, that is saturated fats, polyunsaturated fats and monounsaturated fats. They intake the saturated fats increase the chances of heart diseases due to the increase of cholesterol in the blood. Such fats are found in fats foods, pastries and biscuits. The polyunsaturated fats and monounsaturated fats help in lowering the biscuits. The polyunsaturated fats and monounsaturated fats help in lowering the blood cholesterol. The polyunsaturated fats are slightly better than monounsaturated blood fats. Fats are essential in diet, but the quantity of intake should be limited. तो प्रोटीन हो गया। अब हम फैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने बताया आपको। तो फैट में कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नाम के 2 ऐसे तत्व होते हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 76, 12 and 12 होता है। फैट बॉडी को अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। फैट हमें हमारे बॉडी को गर्म रखती है तथा जो हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनको सिक्योरिटी देती है। हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फैट को उसकी जो संरचना होती है उसके अनुसार हम डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की फ़ैट को डिफरेंट टाइप की जो विशेषताएं भी होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए डिफरेंट तरीक़ों से प्रतिक्रिया करती है। फूड में फ़ैट के 3 डिफरेंट समूह होते हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट तथा मोनो अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट की मात्रा में लेने से हार्ट डिसीज़ की होने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं क्योंकि इसमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार की फैट फास्ट फूड, पेस्ट्रीज व बिस्किट में पाई जाती हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट व मोनोसैचुरेटेड फैट ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में सहायता करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैट मोनोसैचुरेटेड फैट की तुलना में कुछ लेवल तक अच्छी होती है। फूड में फ़ैट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन इसकी मात्रा भी सीमित रहनी चाहिए। तो अब हम आपको ये मैक्रो हो गया है, माइक्रो के बारे में हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आप इसको अच्छे से पढ़िए, आप अच्छे से सुनिए, ध्यान दीजिए और उसके बाद जो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी के पेज में आंसर लिखेंगे और उसको ग्रुप में सेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल गूगल वाला आंसर आप लिखते हैं और वो टाइप करके सेंड कर देते हैं या कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ करके और उत्तर देंगे और आपके सारा काम कंप्लीट ही होगा। अभी जो हमने तो रिवीजन कर रहे हैं
दूसरा चीज़ ये है कि अननेसेसरी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। और अब आपको जूम क्लास में भी आपको सबको प्रेजेंट रहना है। जूम क्लास में किसी का भी वीडियो बंद नहीं रहेगा, सब सामने रहेंगे। अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं आप हमसे क्वेरीज़ करिए, आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपकी अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो मैं आगे शिकायत करूंगा, और अगर आप शिकायत करेंगे और फिर जो हमारे अथॉरिटीज़ मेंबर हैं वो आपके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। तो इसलिए एक्शन से बचने के लिए और अपनी क्लास को अच्छे से करने के लिए आपको क्लास लेना नेसेसरी है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ करके अपना जो भी आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।